हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो पांचों चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काई और म्यू आर के बारे में पढ़ा। काई क्या थी? चुंबकीय प्रवृत्ति, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई का मतलब ये होता है कि वो कोई भी मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर किस प्रकार से उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, वह जो अमाउंट है उसको क्या बताती है? चुंबकीय प्रवृत्ति बताती है। और रिलेटिव परमिबिलिटी में और काई में एक रिलेशन था, उसका मान आया था हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर उनकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने का मतलब 0 से छोटी होगी, पर -1 से हमेशा क्या होगी? या तो बराबर होगी -1 से, या फिर बड़ी होगी। सामान्य जो डायमैग्नेट होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 10⁻⁻5 रेंज की होती है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। ऋणात्मक भी होती है और अल्प भी होती है। साथ में अब ये देखो, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाएंगे, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, डायमैग्नेटिक को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। इनकी जो काई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है, मतलब धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और पर बहुत बड़ी नहीं होती है। ये ई जो है वो एक बहुत छोटी वैल्यू है। तो कहने का मतलब हो गया 0 से बड़ी तो होगी, धनात्मक तो होगी, पर ज्यादा बड़ी नहीं होगी, अल्प होगी। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। अब क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी है। रिलेटिव परमिबिलिटी जो है आप देख सकते हो यहाँ से 1 प्लस काई होता है। तो अगर हम इसमें काई में एक ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये म्यू आर बन जाएगा। अगर -1 में एक ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और 0 में एक ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी? 0 to 1। 0 से तो बड़ी होगी म्यू आर की वैल्यू, पर 1 से छोटी होगी। इसी प्रकार से जब हम इसमें एक जोड़ेंगे 0 में तो 1 बन जाएगा, और ई में एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस ई बन जाएगा। मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है, पर 1 से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी वैल्यू होती है ना। और म्यू आर जो है वो देखो, अब काई जो है वो 1 से काफी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली म्यू आर भी तो 1 से काफी बड़ा होगा। ठीक है, अब बात यह है इसमें अगर ये उल्टा रिस्पॉन्स करता है, जैसे वो हमने लास्ट में पढ़ा था, ये सोलेनोइड होती है, इसके अंदर अगर कोई भी मीडियम नहीं भरा है तो म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी होगी इसकी। पर अगर हमने इसमें कोई मीडियम भर दिया और अब इसकी कितनी हो गई? म्यू हो गई। तो अगर डायमैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक होने का मतलब हो जाएगा कि वो इसकी वैल्यू को घटा देगा। अगर देखो काई अगर नेगेटिव होगी, काई नेगेटिव होने से इसको ऐसे समझो कि म्यू जो है वो क्या होता है? म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर। अगर म्यू आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब जैसे मान लो एक बार के लिए 0.5 ही है, तो वो म्यू जो है वो म्यू नॉट से कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से भी अपने को क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो हमने क्या लिखा? म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। पर पैरामैग्नेटिक वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़े होने का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट से बड़ी होगी। और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से काफी ज्यादा बड़ी होगी। इस टेबल से भी बहुत बार बोर्ड ने प्रश्न पूछे हैं। इस टेबल के वैल्यू को सीधा याद रखना है अपने को। डायमैग्नेटिक जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रतिचुंबक, इनको बोलते हैं अनुचुंबक पैरामैग्नेटिक को, और फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं लोह चुंबक। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें ऐसा कौन सा गुण आ जाता है जिनके कारण ये प्रतिचुंबक बन जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो इसी प्रकार से आता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और इनमें जो डायमैग्नेटिज्म का जो गुण आया है उसको एक्सप्लेन कीजिए कि किस प्रकार से आता है। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इनकी कि मटेरियल्स दैट डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होगा? जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इनके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न होता है। मैग्नेटाइजेशन को मैंने डिटेल से समझाया लास्ट लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन जो उत्पन्न होगा वो किस दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जैसे मान लो चुंबक क्षेत्र दिशा आपने को ये दिख रही है, ठीक है, इनमें जो मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न हुआ है वो किधर है? चुंबकन जो है वो विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। अब आपको दिख रहा है अगर विपरीत दिशा में है तो ये अगर मान लो एन है, इधर भी क्या है? एन है। एन और एन एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसीलिए इनका जो बिहेवियर होता है वो देखो क्या लिख रखा है? द टेंड टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवली रिपेलिंग इट। मतलब क्या है? जैसे ही हम रखते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र में, अगर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो नॉन यूनिफॉर्म है
तो हमेशा क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर जाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे। नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, नाम ही है इनका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आप याद रखो, प्रति से नाम याद रखना, प्रतिकर्षित, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, जैसे एग्जांपल है इसका बिस्मथ है, लेड है, कॉपर है, वाटर है। आसूद जल जो होता है, वाटर जो होता है, वो भी क्या होता है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें डाईमैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो क्यों आती है। तो जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने मतलब सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ठीक है, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ कि एक जो है इलेक्ट्रॉन वो क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक के कारण जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे कारण होगा क्लॉकवाइज। अब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमें पता है m बराबर I इंटू ए होता है। अब केवल एक ही ऑर्बिट की हम बात करें तो उसका सबका एरिया क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। करंट जो है दोनों में सेम बनेगी, इससे दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्शन जब मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो किसी भी पेयर के कारण अगर 0 है तो सभी पेयर्स ही हैं, सबका जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने से हमें क्या पता चला कि वो डायमैग्नेटिक है। उसकी प्रॉपर्टी का तभी पता चलता है जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब कोई कितना बहादुर है उसका तो तभी पता चलता है ना जब विकट परिस्थितियां आती है। ऐसा कैसे पता चलेगा, अब जैसे ही हमने क्या रखा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अब क्या होगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं उनकी स्पीड तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिनके मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये पाया जाता है इनमें। अब क्यों होता है, क्योंकि इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि स्पीड तो कम हो जाएगी, कुछ की स्पीड बढ़ जाएगी। अब बढ़ती तो उनकी है जिनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, और अगर जिनके सेम डायरेक्शन में होते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इससे होता क्या है, जैसे मान लो यहां पर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, एक के मैग्नेटिक मोमेंट पहले इधर थे, एक के इधर थे। आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया वो इस दिशा में लगाया, तो इसके बाद में क्या होगा, जिनके जो अपोजिट डायरेक्शंस में है उनकी स्पीड तो कम हो गई, इसका मतलब उनकी स्पीड तो बढ़ गई, इसलिए इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि आई जो देखो, आई जो है वो होता है Q अपॉन T। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसके डायरेक्शन में तो बढ़ जाएगी, और जिनके जो सेम डायरेक्शन में है उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब अगर देखो तो ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में जरूर है पर बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने से इसका इस डायरेक्शन में जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा। मतलब किस दिशा से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, इसमें इधर भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को इसमें रखते हैं तो वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक जो परफेक्ट डायमैग्नेट होता है, पूर्ण प्रतिचुंबक होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतिचुंबक, या इसको ऐसे भी आ सकता है द मीजनर इफेक्ट। ठीक है, ये हालांकि बड़ी क्लासों में होता है, पर आपके एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है और इसकी वैल्यू को काफी बार बोर्ड ने पूछा है, एमसीक्यू में पूछा है, रिक्त स्थान वगैरह फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा है, सब में पूछा है। ठीक है, तो आपने याद भी रखना है। अब मीजनर इफेक्ट होता क्या है, देखो कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि सुपर कंडक्टर्स होते हैं। अब सुपर कंडक्टर्स होते क्या है वो समझो, होते उसी प्रकार के कुछ कंडक्टर्स हैं नॉर्मल मेटल जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मरकरी है, मरकरी को हम इतना ठंडा कर दें कि लगभग इसका टेम्परेचर जो है 4.2 केल्विन हो जाए, तो मरकरी को इतना ठंडा करने के बाद में इसकी पाई गई कि प्रैक्टिकली जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग कितनी हो जाती है, 0। मतलब इसके अंदर करंट को रोकने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी हमने करंट फ्लो करवाया तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो कंडक्टिविटी जो है वो इसकी लगभग कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब हमेशा के लिए करंट फ्लो होता रहेगा। अब बात क्या हुई कि इस परिस्थिति के अंदर कोई मेटल जो, पहली बात तो वो होना चाहिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में यह पाया जाता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास ही नहीं करती, मतलब एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं होती, गुजरती नहीं है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है अंदर, 0। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक नॉर्मल कंडक्टर में कितना होता है, इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होता है, 0 होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड 0 एक ही कंडीशन में होता है
जब कोई सुपर कंडक्टर हो और वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी हो, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो अब हम समझ सकते हैं काई की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, -1 होगी। याद करो एक फॉर्मूला था हमारे पास, म्यू बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। इसमें ये वैल्यू बी की वैल्यू कब 0 हो सकती है, जब म्यू आर क्या हो, 0, क्योंकि ना तो एच 0 है ना म्यू नॉट 0 है, म्यू आर 0 हो। म्यू आर होता है 1 प्लस काई बराबर कितना होगा, 0। तो इससे काई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस प्रकार से हम काई की वैल्यू -1 हमें याद रखनी है, बार बार में पूछ जाती है। पर अगर आपको चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा है तब तो आप लिखोगे काई बराबर -1। पर अगर आपको ये पूछा चुंबकीय पारगम्यता या रिलेटिव परमेबिलिटी जो है म्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए वो होती है 0, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है, इसमें लिखा जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड, मतलब बाहर से ही मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाता है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, द मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा में एक क्षीण चुंबकत्व उत्पन्न कर लेते हैं, बहुत अल्प जो है चुंबकत्व उत्पन्न कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखो, इनके पहले तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपने। एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। पर ऑक्सीजन कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है। हम बात करते हैं कि जब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा है, उस स्थिति में ये क्या होते हैं, किसी भी पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसमें से ये जो रैंडम मोशन करते रहते हैं, कौन, इनके इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन तो हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन सब की हमें क्या दिखा रखे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रखे हैं इस प्रकार से। कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है। इनके रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स के वो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उनके डायरेक्शन है, और थर्मल मोशन के कारण है। हमें ये पता नहीं कि नेट डायरेक्शन में कितना होगा, तो बिना एक्सटर्नल फील्ड के इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कितना मिलता है अपने को, 0 मिलता है। कोई भी नेट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलता। पर जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको याद होगा, जैसे मान लो इसका m वेक्टर हो मैग्नेटिक मोमेंट, और हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क कितना लगता है, m क्रॉस b। अब जब टॉर्क लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो हम ये कहेंगे कि अब ये क्या, देखो इनके लगभग सबकी क्या है, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत कम है। तो क्या होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तब भी टॉर्क की वैल्यू और बढ़ेगी और ज्यादा अलाइन होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा डाइपोल्स पार्शियली अलाइन क्रिएटिंग ए वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर गए। अब इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में इनका एस होगा, इधर एन होगा, और इधर एन से क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो एस और एन एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लोअर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन से लेके हायर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली जो हमने अभी तक बात की है वही है। इसमें होता क्या है, ये पाया गया कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो एक तो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जितना हमने लगाया उसके, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब कैसे हुआ वो समझो, जब हम बी नोट लगाएंगे, बी नोट अब जितना ज्यादा अप्लाई करोगे आप, इन पर टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगने से ज्यादा अच्छे से अलाइन होंगे, अच्छे से अलाइन होने का मतलब इनका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नुकसान होता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं इनको थर्मल मोशन ज्यादा मिलती है। थर्मल मोशन मिलने से ये रैंडम मूव ज्यादा करेंगे, रैंडम मूव करेंगे तो ये थोड़ी देखेंगे कि हमें इसी डायरेक्शन में रहना है, इसलिए क्या होगा, इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कमजोर होगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बी नॉट अपॉन टी बनता है, एक कांस्टेंट आता है वो सी होता है, सी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। और टी क्या होता है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बी नॉट हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड। लास्ट में हम ये कह सकते हैं एम बराबर क्या होता है, काई एच होता है, और बी नोट क्या होता है, म्यू नोट एच होता है। एच से एच कट जाएगा, काई बराबर क्या आएगा, सी म्यू नोट अपॉन टी। सी भी कांस्टेंट है, म्यू नोट भी कांस्टेंट है, तो काई जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी के। मेनली ये है क्यूरी फॉर्मूला कि काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की किसी भी पदार्थ की हम कह सकते हैं जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये जो है इन्हीं की हम बात करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से ही, कि मटेरियल्स दैट बिकम्स पावरफुली मैग्नेटाइज्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड एंड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पावरफुली स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उनमें काफी बड़ा मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न हो जाता है। अब मतलब क्या होता है, देखो लाइक पैरामैग्नेट्स, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह, दे हैव एटॉमिक डाइपोल्स, मतलब छोटे छोटे इनमें डाइपोल्स बनते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बनते हैं। हाउ एवर दे यूनिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मैक्रोस्कोपिक हाईली अलाइंड क्लस्टर्स कॉल्ड डोमेन्स। मतलब क्या होगा, देखो डोमेन्स की हम बात करेंगे और आपके प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि डोमेन सिद्धांत जो होता है, डोमेन थ्योरी होती है, उसके बेस्ड पर आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो अब देखो डोमेन सिद्धांत क्या होगा, पहले बात तो डोमेन क्या होगा इसको समझना है। डोमेन क्या होता है कि बहुत सारे जो परमाणु हैं वो मिलकर एक आसपास वाले परमाणु को भी क्या करेंगे, अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डोमेन एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जिसमें जितने भी परमाणु हों उन सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में हो। जैसे मान लो इन सब का क्या है, चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में। इन्होंने क्या किया, अपने आस पड़ोसी जो भी थे उन सबको एक ही दिशा में कर दिया, एक जैसा ही बना दिया। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब डोमेन्स की जो ये जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं। अब इनसे जैसे आगे जाओगे इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, इनके सेम डायरेक्शन में नहीं है। इस प्रकार से ये जो है इनके वो अलग डायरेक्शन में है, इनके जो है अलग डायरेक्शन में, पर हाँ एक डोमेन में जितने भी हैं उन सबके एक ही डायरेक्शन में है। अब बात है कि डोमेन की जो साइज होती है नॉर्मली कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की साइज होती है। और इस 1 मिलीमीटर की साइज में जितने भी एटम्स होते हैं वो लगभग कितने होते हैं, 10 की पावर 11 एटम्स होते हैं, जो कि सारे अच्छे से अलाइन होते हैं। इसमें होगा क्या, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, एक बड़ी एग्जांपल है मिश्र धातु है एक अलनिको, फेरस, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। अब डोमेन थ्योरी पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक लोहे चुंबक में या फेरोमैग्नेट में इस प्रकार से डोमेन पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो डोमेन हैं उन सब में हम ये कह सकते हैं कि सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। पर सब डोमेन के जब मिलाओगे, कोई डोमेन किसी डायरेक्शन में है, कोई डोमेन किसी डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे ये अनमैग्नेटाइज्ड है, इसका नेट मैग्नेटाइजेशन कितना है, 0 है। पर जैसे ही हमने अप्लाइड किया एक्सटर्नल फील्ड, अब क्या होगा, इन सब पर दोबारा वही स्थिति है कि टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। टॉर्क लगने से एक तो 2 काम होंगे, देखो एक तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इन पर टॉर्क लगने के कारण। और अब जैसे मान लो जब मूव ही कर रहे हैं तो आस पड़ोस वाले जो डोमेन है अगर मान लो वो सेम डायरेक्शन में हो गए तो डोमेन का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो इसमें, देखो जैसे मान लो ये है, ये ऐसे हो जाएंगे सीधे, बाद में सीधे हो गए। अब पास पड़ोस वाले भी जो हैं वो भी सीधे हो जाएं। तो अब इस लाइन का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो केवल एक इमेजिनरी लाइन थी और जो कि 2 अलग अलग टाइप के डोमेन को सेपरेट कर रही थी। पर अब क्या हो रहा है, ये सभी एक डायरेक्शन में हो गए तो डोमेन क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2 काम होते हैं जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, एक तो ये होता है कि 2 अलाइन होने की कोशिश करते हैं टॉर्क लगने के कारण, और दूसरा डोमेन का क्या होता है, विस्तार होता है। तो हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो इन सब के क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में हो जाते हैं और ये पूरा ही एक डोमेन बन जाता है। ये क्या हो जाता है, फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसमें सभी जो है इसके चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में हो जाते हैं। अब देखो 2 हम बात करते हैं, एक तो होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स, एक होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ, जैसे मान लो हमने क्या किया, कई बार एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, एक मैग्नेट हो, मैग्नेट के हम एक कॉइन लगाएं, कॉइन चिपका दिया। अब कॉइन के भी हम अगर कॉइन चिपकाएंगे तो कॉइन चिपका रह जाता है, पर जैसे ही हम मैग्नेट को हटाते हैं तो वो कॉइन भी कुछ समय के लिए उसके अंदर चिपका रह जाता है। अब उसमें भी क्या आ गया, उसमें भी एक प्रकार से एक चुंबकीय गुण आ चुका है। ऐसे पदार्थ जिनमें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकत्व रह जाता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, रिटेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन परमानेंटली इवन आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड इज कंप्लीटली रिमूव्ड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में भी इनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है और हमेशा के लिए रह जाता है। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर परमानेंट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास नीडल्स, मतलब जो सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, और जो अपने मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उनको बनाने में इसका काम यूज होता है। और सॉफ्ट जो होते हैं उनमें क्या मतलब होता है, जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाया ये तुरंत क्या हो गए, आप इनका अंदर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। जैसे एक सोलेनॉइड में होता है, सोलेनॉइड में जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट बनेगा, करंट बनने से एक वो बनेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे तुरंत करंट 0, मैग्नेटिक फील्ड भी 0। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में या ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पूरा, जो हमने पढ़ लिया है। 5वां लेक्चर पूरा हो चुका है। अब कल से हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके बेस बनेगा 6th चैप्टर का।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।